हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानवी शर्मा। और बताइए बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू डीएलएड बीएड एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईवीएस मैराथन, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डीएलएड बीएड एकेडमी। तो बच्चों, वहाँ पर आप लोगों को बीएड और डीएलएड दोनों के ही सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको वो नोट्स मिले, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, या फिर आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इस क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना नाम और सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर प्रोजेक्ट वॉज डैमेज्ड इन उत्तराखंड ड्यू टू एवलांच ऑन 7 फरवरी 2001। यानी कि उत्तराखंड में जो एवलांच हुआ था, एवलांच से बच्चों आप जानते क्या होता है। एवलांच होता है जो मतलब जो बर्फ़ पहाड़ों पे से जो गिर जाती है या खिसक जाती है, उसको एवलांच कहते हैं। ठीक है, हिमस्खलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 7 फरवरी 2021 को जो हिमस्खलन हुआ था उत्तराखंड में, तो उससे कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बर्बाद हो गया था, बताइए। तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट, ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। जो प्रोजेक्ट थे ये दोनों ही खराब हो गए थे, डैमेज हो गए थे, जो एवलांच जो हिमस्खलन हुआ था उससे। ठीक है, उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेजर टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी इज, यानी कि जैव विविधता को मापने के लिए उसका सॉरी मापने के लिए नहीं, जैव विविधता का उसका संरक्षण करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, बताइए। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स, या फिर ये सभी, बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि ये जैव विविधता को बचाए रखने के लिए हम लोग नेशनल पार्क्स भी बनवाते हैं, सरकार सेंचुरीज भी बनवाती है, जूलॉजिकल गार्डन्स भी बनवाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज इज ए और एन, बताइए। जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है यानी कि पर्यावरण शिक्षा है, वो क्या है। इंट्राडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, बताइए कौन सी स्टडी है ये। तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरडिसिप्लिनरी। क्योंकि ये जो है मतलब एक ही में काफ़ी सारी डिसिप्लिन्स मिले हुए हैं, शामिल हैं, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इसमें 3 सब्जेक्ट हमारी मिली रहती हैं, मैथ भी है, साइंस भी है, ईवीएस तो है ही, और सोशल साइंस भी है। ठीक है, इसीलिए ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 4 नेशनल बायोगैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन, बताइए। भारत सरकार ने 4 नेशनल बायोगैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो बनाए लॉन्च किए थे, वो किस सन में किए थे, कब किए थे, बताइए। 1981 में, 1982 में, 1978 में, या फिर 1989 में, बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर है 1981। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1981। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट गिवन बाय, ठीक है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता का जो टर्म है, वो सबसे पहले किसने दिया था। वॉल्टर जी रोजन 1985, वॉल्टर जी रोजन 1982, नॉर्स एंड मैकमैनस 1980, नॉर्स एंड मैकमैनस 1981, बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्टर जी रोजन। सॉरी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वॉल्टर जी रोजन। नाम एक ही है ना, पर्सन अलग है। 1985 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये 1985 में इन्होंने रोजन साहब ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज, यानी कि जो जो इकोसिस्टम है ग्रासलैंड का, ठीक है, तो उसका पिरामिड बायोमास का कैसा बनता है, बताइए। लीनियर, अपराइट, इन्वर्टेड, और नन ऑफ द अबव, बताइए।
कैसा बनता है, रेखीय बनता है या फिर ऊपर बनता है या फिर इन्वर्टेड उल्टा बनता है, अपराइट यानी कि सीधा बनता है, इन्वर्टेड उल्टा बनता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? बताइए। जो बायोमास का पिरामिड है वो कैसा बनता है, बताइए बच्चे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपराइट। जो घास श्रृंखला का जो वो पिरामिड बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, अपराइट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन मेट्योरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड एट। जो आईएमडी हेडक्वार्टर्स हैं, इंडियन मेट्योरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कहाँ पर है बताइए? लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद या न्यू दिल्ली? बताइए बच्चे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू ओवरग्रेजिंग, सॉइल इरोजन, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग, कंस्ट्रक्शंस, ठीक है बताइए। बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये तीनों ही हैं, ओवर ग्रेजिंग, सॉइल इरोजन और ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये तीनों ही हैं जिसकी वजह से जो है वातावरण जो है ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। हमारा इकोलॉजी जो है वो ख़राब होती जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एस्चुरी इज़ अ बॉडी ऑफ द वाटर फॉर्म्ड वेयर। एस्चुरी पानी का, जल का एक ऐसा बॉडी है जो कैसे फॉर्म होती है बताइए? एस्चुरी कैसे फॉर्म होती है? Fresh water from rivers and streams flows into the ocean, mixing with the sea water. Marine water from the rivers and streams flows into the ocean, mixing with the sea water. Above both are correct या none of the above? बताइए बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लोज इनटू द ओशन मिक्सिंग विद द सी वाटर। जो एस्चुरी होता है वो फ्रेश वाटर से बनता है, जो कि नदियों से और स्ट्रीम से बहकर ओशन में जाता है, समुद्र में, ठीक है। और उसके बाद वो सी वाटर समुद्र के पानी से मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू। जो जेनेटिक जीन्स, जो जीन्स में जो डाइवर्सिटी आती है वो कैसे आती है बताइए? जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आती है? वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन दी जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पीशीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स इन अ जियोग्राफिक स्पेस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। एक ही स्पीशीज़ में अलग अलग तरह की जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उन सभी को जोड़ दें तो वो क्या डाइवर्सिटी बनाती हैं, क्योंकि हर स्पीशी के अंदर अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज कंसर्न्ड नेचुरल विद द एनवायरमेंटल एंड ह्यूमंस प्लेस विद इन इट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल फिलोसफी, एनवायरमेंटल थियोलॉजी या इकोलॉजी? बताइए। तो इसको एनवायरमेंटल फिलोसफी कहते हैं, यानी कि पर्यावरण दर्शन शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड या क्लासिफाइड एज। यानी कि जो एनवायरनमेंट के जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है या कैसे कैसे वर्गीकृत किए जा सकते हैं, तो वो बताइए। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल बायोलॉजिकल एंड सोशल कंपोनेंट्स, फिजिकल बायोलॉजिकल सोशल एंड कल्चरल कंपोनेंट्स, फिजिकल बायोलॉजिकल सोशल कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। बताइए इसका सही आंसर क्या है बच्चों? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, क्योंकि जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो सिर्फ दो ही घटक उसके मुख्य हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक और अजैविक, ठीक है। फिजिकल को भौतिक भी कह देते हैं और अजैविक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज द स्टडी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है जो तो ये किससे रिलेटेड है? कंसर्न विद द एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ देयर इम्पैक्ट्स थ्रू चेंजेस इन सोसाइटी ऑफ द टेक्निकल प्रोसेसेस विच आर यूज टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन एंड द असेसमेंट ऑफ impact of these on environment of the process in air, water, soil and organism which led to pollution, या डी all of the above? बताइए। तो बच्चों इसका आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। क्या है? ऑल ऑफ दी एबव। एनवायरमेंटल जो इंजीनियरिंग इसकी जो पढ़ाई है ये इन्हीं सबसे रिलेटेड है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड क्लीन इंडिया कैंपेन ऑन। तो हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया था वो कब लॉन्च किया था बताइए। 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2017 या 2 अक्टूबर 2014 बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, इसी दिन को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन चलाया था। ठीक है, लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर वाज अडॉप्टेड इन। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस हैं उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको उनका वातावरण में उसके लिए जो प्रेजेंस है, उसका जो एग्रीमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था बताइए। क्योटो जापान 1995, क्योटो जापान 1997, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1999 या फिर नन ऑफ द अबव बताइए। बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योटो जापान 1997। क्या है? क्योटो जापान 1997, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री इज अ लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, द नीड्स ऑफ द एग्रोफॉरेस्ट्री इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। जो एग्रोफॉरेस्ट्री है, जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है, ये लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है एक एग्रोफॉरेस्ट्री, तो इसका अभी प्रेजेंट में इसकी क्या नीड है? टू सप्लाई फूड टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, टू कैटर द नीड ऑफ हाई डिमांड ऑफ वाटर, टू कंजर्व द एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव इन नेचर बताइए। ये इन नेचर, इंडियन सॉइल, इसको काट लीजिएगा भाई, इसका ऑप्शन सिर्फ यहीं तक है, ऑल ऑफ द अबव तक। कहाँ तक है? ऑल ऑफ द अबव, बाकी ये सब काट दीजिएगा, ये पता नहीं क्या है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, जो कि एक लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसका प्रेजेंट में किसके संदर्भ में इसकी जो है वो, इसकी क्या नीड है बताइए हमें। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो है, जो बढ़ती जनसंख्या है उसको फूड भी सप्लाई कर रही है, और जो हाई डिमांड है उसकी नीड्स को भी कैटर कर रही है, पूरा करने में मदद कर रही है, और एनवायरनमेंट को संरक्षित भी कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करते करते, उसका प्रभाव को रिड्यूस करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन सॉइल इज डैश इन नेचर। जो भारत की मिट्टी है, इंडियन सॉइल है, उसकी प्रकृति क्या है, कैसी है? रेड सॉइल में है, ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव बताइए। तो भारत में भाई सब तरह की मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी भी मिलती है, काली मिट्टी भी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी भी मिलती है, सब मिलती है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉज ऑफ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इज। जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, तो उसको जो खतरा है उसके कारण क्या क्या हैं बताइए। डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, हाँ भाई पॉल्यूशन तो है, हैबिटेट लॉस, यस, दिस केसेस, या ऑल ऑफ द अबव बताइए। तो बच्चों इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वन्य जीव सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, या फिर 15 जून से 21 जून तक बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। क्या? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, India has different types of climate and topography in different parts of the country, and this has led to variations in flora and fauna. Therefore, India has been classified into, जो हमारा भारत देश है उसमें कई तरह के मौसम हैं और कई तरह की टोपोग्राफी है, यानी कि अलग अलग तरह की मिट्टी भी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फ्लोरा एंड फोना की बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो ये बताइए कि इंडिया को इसलिए
कितने बायोजियोग्राफी जोन्स में बांटा गया है? बताइए। 10 बायोजियोग्राफिक जोन, 9 बायोजियोग्राफिक जोन्स, 11 बायोजियोग्राफिक जोन्स या फिर 8 बायोजियोग्राफिक जोन्स? बताइए बच्चों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स। ठीक है, इसकी वजह से हमारे भारत को 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द environmental hazards, environmental pollution, environmental disasters, all of the above, वांगरी, माथाई, नोबल। इसमें भी देखिए मिसप्रिंट काफ़ी हो गया, ऑल ऑफ दी अबव ही है इसका ऑप्शन। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब पता नहीं क्या है। तो बताइए, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि जो वातावरण है उसको जो जो वो दूषित हो रहा है, तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं? तो इसके ये बच्चों सभी कॉजेज़ हैं, इन्वायरमेंटल डिजास्टर, पॉल्यूशन, हजार्ड्स, ये सब हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क, इको मार्क क्या है बच्चों? बताइए। इज सर्टिफिकेशन मार्क फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन इंडिया प्रोवाइडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, या फिर वॉज स्टार्टेड इन 1991 इन इंडिया, या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये हाँ सर्टिफिकेशन मार्क है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए, और ये इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और ये भारत में 1991 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? बताइए, कब होती है ये? जब बर्थ प्लस इमिग्रेशन इक्वल्स टू डेथ प्लस इमिग्रेशन होता है, बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज लेस देन डेथ प्लस इमिग्रेशन होता है, या फिर बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज ग्रेटर देन डेथ प्लस इमिग्रेशन होता है, या फिर बर्थ माइनस इमिग्रेशन इज इक्वल टू डेथ माइनस इमिग्रेशन? बताइए, ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? तो बच्चों जो ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज इक्वल टू डेथ प्लस इमिग्रेशन। ठीक है, ये हो जाती है ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन, यानी कि जो पेड़ों का कटना है उसके क्या क्या परिणाम होते हैं? लॉस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट हैबिटेट्स, increases greenhouse gases, water cycle disturbance, soil erosion and flooding, homelands destruction of indigenous tribes? बताइए, इसके ऑप्शंस बताइए कौन कौन से सही है। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटने से देखिए जानवरों को नुकसान हो ही रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ ही रही हैं। ठीक है, और सी जो है वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन बाढ़ आने का रीज़न वो नहीं है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से बाढ़ और ये सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, और होमलैंड्स डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिजीनियस ट्राइब्स, ऑब्वियस सी बात है, पेड़ कट रहे हैं तो जो वहाँ पे जो ट्राइब्स जो रहती हैं वो भी उनके घर जो हैं वो वहाँ पे नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द थीम फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2021 विल बी, यानी कि जो 2021 में जो एनवायरनमेंट डे मनाया गया था तो उसका थीम क्या था? बताइए। इकोसिस्टम सेंसिटिविटी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, या फिर इकोसिस्टम पॉल्यूशन? बताइए बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑन एनिमल डिस्टर्बेंस, पुअर फैमिली इनकम, सॉइल लॉस, या वीड ग्रोथ? शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है उसका क्या इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट? बताइए। तो इसका है सॉइल लॉस, यानी कि इससे जो है ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाती है पूरी तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल टीचिंग अ टीचर वाइल टीचिंग अ सॉरी पता नहीं While teaching, a teacher was referring to attention, memory, problem solving, memory and planning. What was he teaching? यानी कि एक शिक्षक पढ़ाते समय अटेंशन, स्मृति और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर इस पे ध्यान दे रहा था, प्लानिंग की बात कर रहा था, स्मृति की बात कर रहा था। तो वो क्या बताना चाह रहा था, किससे रिलेटेड वो बात कर रहा था? कॉग्निशन से, कम्युनिकेशन से, सोशल स्किल से, या फिर पीयर प्रेशर से? बताइए। तो बच्चों वो कॉग्निशन, यानी कि हमारा जो
मस्तिष्क होता है उससे रिलेटेड ये सभी चीज़ें होती है। स्मृति भी हमारी मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम लोग अपने कॉग्निशन से ही कर पाते हैं, संज्ञान से कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अमित वॉज वॉकिंग विद हिज फादर नियर द साइड्स ऑफ अ स्मॉल फॉरेस्ट, यानी कि छोटे जो वन हैं उसके आसपास वो अपने फादर के साथ टहल रहा था। हिज फादर वॉज टेलिंग हिम दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट कैन एसोसिएट वुड सपोर्ट ईच अदर। तो वो ये बता रहा था अपने तो उसके फादर जो हैं उसको बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन इज फादर बी रेफरिंग टू। तो आप लोग ये बताइए कि वो जो उसके पिता जो ये बात कह रहे थे तो उनका इससे क्या संदर्भ था, इसके कहने पे वो क्या कहना चाह रहे थे, किस एसोसिएशन के बारे में वो बात कर रहे थे। अ मेबल ग्रोइंग ओवर अ ट्री, पिचर प्लांट टेकिंग एन इंसेक्ट, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री, या फिर लाइकेंस ग्रोइंग ऑन अ रॉक सरफेस। बताइए। तो बच्चों वो लाइकेन की बात कर रहे थे। आप लोग जानते ही होंगे कवक और शैवाल का जो संबंध होता है ये उसी के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट एज वेल एज हियरिंग। इनमें से वो कौन सा जानवर है जिसकी सूंघने की और देखने की, सॉरी सूंघने की नहीं, सुनने की, जिसकी सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। बताइए, टाइगर की, डॉल्फिन की, ईगल्स की, या वल्चर्स की। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइगर्स। टाइगर्स की जो देखने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है और सुनने की भी, क्योंकि टाइगर्स मोस्टली क्या करते हैं, किसी भी जानवर के किसी भी शिकार की चलने की आवाज़ में और पत्तों के हिलने की आवाज़ में बहुत दूरी से भी पता कर लेते हैं कि ये पत्ते हिल रहे हैं या फिर ये शिकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेगुर सॉइल। तो रेगुर सॉइल कौन सी सॉइल होती है भैया, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, या एरिड सॉइल। बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉइल। रेगुर सॉइल कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Identify from the following a correct group of food items that we should eat more to recover from protein deficiency। मान लीजिए कि हमको प्रोटीन की कमी हो गई, उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो उसको रिकवर करने के लिए हम लोगों को क्या ज़्यादा खाना चाहिए। बताइए। सीरियल्स, जैगरी एंड सिट्रस फ्रूट, मिल्क, लेज्यूम्स एंड मीट, मिल्क, सिट्रस फ्रूट्स एंड एग्स, या सीरियल्स, हनी एंड जैगरी। तो बताइए बच्चों, इनमें से कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की कमी को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्क, लेज्यूम्स एंड मीट। मिल्क में प्रोटीन होता है, हम सभी जानते हैं। लेज्यूम्स बच्चों, लेज्यूमिनस क्रॉप्स वो होती हैं जैसे कि इनमें सारे बीन्स आ जाती हैं, सारे पीज आ जाती हैं, जैसे पीनट और ग्रीन पीज, और जितनी भी दालें हमारी होती हैं वो भी इसमें लेज्यूम्स में आ जाती हैं। और मीट, मीट में प्रोटीन होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। Athletes are generally required to make more muscles and body mass. For this purpose, they need to take a diet that is rich in। तो जो एथलीट्स होते हैं उनको अपनी बॉडी मास बनानी होती है, मसल्स बनाने होते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए उनको एक ऐसी डाइट लेनी होती है जो कि रिच हो। किस में रिच हो बताइए, विटामिन में, फैट्स में, प्रोटीन्स में, या कार्बोहाइड्रेट्स में। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फैट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनिंग फैक्टर क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी विंड्स, और नन ऑफ द अबव। बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो तीनों ही चीज़ें हैं ये हमारी किसी भी जगह के क्लाइमेट फैक्टर को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, डिटरमाइन कर देती हैं ये तीनों चीज़ें, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, या डिस्टेंस फ्रॉम द सी, या फिर विंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टीचर फाइंड सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स एक्सेप्शनली ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, हाउ विल ही टीच देम। एक शिक्षक यह पाता है कि उसकी क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो एक्सेप्शनली, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और इंटेलिजेंट हैं, तो वो उनको कैसे पढ़ाएगा। बताइए। अलॉन्ग विद द हायर क्लासेस, मतलब
जो मतलब जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उससे भी जो बड़ी क्लासेस हैं उसके साथ वो उसको पढ़ाएगा, या फिर यूजिंग एनरिच्ड करिकुलम, यानी कि जो अनरिच्ड यानी कि बहुत ही अच्छा जो रिच करिकुलम है। रिच से मतलब अमीर नहीं, रिच से मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे वो अपनी हाई पोटेंशियल को गेन कर सके, या फिर एज पर हिज विश यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार, या फिर अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द क्लास यानी कि जो क्लास जैसे चल रही है उसी के साथ। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही आंसर है, यूजिंग एनरिच्ड करिकुलम। उसके लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम देखें जिससे कि उसकी जो भी उसकी जो इंटेलिजेंस है वो और उभर कर बाहर आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज नॉट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर के द्वारा इनमें से कौन सा वो तत्व है जो कि ग्रहण नहीं किया जाता और जिसका पाचन मानव शरीर नहीं कर पाता है। बताइए, फैट, सुक्रोज, प्रोटीन या फिर सेल्यूलोज। बताइए, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज है वो मानव शरीर ना तो डाइजेस्ट करता है ना ही एब्जॉर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? ट्रू एंड फॉल्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वन वर्ड आंसर। बताइए बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्योंकि जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और बाकी सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड स्वैम्स? जो लेक होती हैं, नदी, झील, नदी और स्ट्रीम्स, धारा प्रवाह जो होते हैं, और जो स्वैम्स होते हैं, उनमें जो फ्रेश वाटर है उसका परसेंटेज क्या है? बताइए, 0.36, 0.36, 72.2%, 22.4%, 80%? बताइए बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.36%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए इनमें से कौन सी चीज जरूरी होती है? बताइए, एयर, सनलाइट, वाटर या फिर ऑल ऑफ दीज? हवा, सूर्य प्रकाश, पानी, पानी या फिर ये सभी? बताइए, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी में जो पौधे पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जल, वायु, एयर, वाटर, सनलाइट और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचिंग एड्स आर हेल्पफुल बिकॉज ऑफ दे, जो टीचिंग एड्स होती हैं यानी कि जो शिक्षण सामग्री जो होती हैं वो क्यों हेल्पफुल होती हैं, क्यों ज़रूरी होती हैं? बताइए, दे हेल्प टीचर्स वर्क, दे एक्टिवेट ऑल सेंसेस, हेल्प स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव या मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। मतलब टीचर्स के काम में वो मदद करती हैं, सारे सेंसेस को एक्टिवेट करती हैं, या फिर बच्चों को अटेंटिव रहने में मदद करती हैं, या फिर मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। बताइए, तो बच्चे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये बेहतरीन आंसर है कि वो शिक्षण को अधिगम को बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल बना देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फीचर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू रूरल सेटलमेंट्स? ठीक है, जो गांव के इलाके जो होते हैं, तो इसमें से ऐसा कौन से हैं जो कौन सा ग्रुप है जो उसके बारे में बता रहा है? एग्रीकल्चर, मल्टी स्टोरी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, तो भैया ये तो नहीं हो सकता क्योंकि गांव में मल्टी स्टोरी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स तो नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी एग्रीकल्चर हम मान सकते हैं, सिंपल लिविंग हम मान सकते हैं, इलिटरेसी हम मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्रीनरी, और आजकल तो इलिटरेसी भी नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ग्रीनरी, ओवर क्राउडिंग, स्लम्स। ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि चलो ग्रीनरी तो है लेकिन ओवर क्राउडिंग नहीं है। ठीक है, गांव में इतनी ज़्यादा वो नहीं है जनसंख्या। ठीक है, और स्लम्स और मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर फिर से ये आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं ग्रीनरी, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। भाई गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो वहाँ पर नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है, स्लम्स और सुपरस्टिशियस क्वालिटी, हाँ ठीक है, सुपरस्टिशियस क्वालिटी हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ये गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर, द जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड सुपरस्टिशियस एंड गुड ईयर। हाँ भाई, ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें हमें गाँव में देखने के लिए मिल जाएंगी, गाँव के इलाकों में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड derives subsistence from it without rendering it any service in return is called। मतलब कोई जीव है वो दूसरे जीव पर रह रहा है, उससे अपना जीने का वो भी ले रहा है, तो फिर उसे लेकिन कोई सर्विस नहीं दे रहा है वापस, तो उसका इस ऑर्गेनिज्म को, इस जीव को क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स, स्कैवेंजर्स, मॉसेस और पैरासाइट्स। बताइए। तो बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैरासाइट्स, जिन्हें हम परजीवी कहते हैं। क्यों परजीवी? जैसे कि मच्छर जो आता है, हमें काट जाता है, हमारा खून पी जाता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे के जाता, बस हम लोग खुजली करते रहते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचिंग वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर मेक्स हिज इंटेंट purposeful, is a master of the subject, uses various instructional aids या फिर declares his objective at the beginning। टीचर का जो शिक्षण है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होगा? जब वो अपना इंटेंट जो है पर्पसफुल, जो उसका उद्देश्य है पर्पसफुल, उसको बना लेगा, या फिर वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर उसकी मास्टरी है तब वो बहुत अच्छा टीचर होगा, या फिर उसका जो है वो काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शनल एड्स जो है वो यूज़ कर रहा है, या फिर उसने क्लास के या लेसन के शुरुआत में ही अपना जो है उद्देश्य उसने डिक्लेयर कर दिया है। बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कई तरीके के इंस्ट्रक्शनल एड्स जो है जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका वो यूज़ कर रहा है, तब उसकी टीचिंग जो है वो शिक्षण जो है उसका वो बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज़ फीट फॉर कैचिंग द प्रे, यानी कि शिकार को पकड़ने के लिए किस बर्ड के पास फीट होते हैं? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा बर्ड है जो शिकार को पकड़ने के लिए फीट का इस्तेमाल करता है? बताइए। तो स्पैरो है, ईगल है, हमिंग बर्ड है, या फिर पैरट है? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाज, ईगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चिल्ड्रन ऑफ ब्राइट पेरेंट्स टेंड टू बी ब्राइट वेयर एज चिल्ड्रन ऑफ इन्फीरियर पेरेंट्स आर ऑफन इन्फीरियर, व्हाट डज इट रेफर टू? इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो ब्राइट पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जो जिनको कह सकते हैं हम होशियार, या जो मतलब हाँ इंटेलिजेंट पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, और जो इन्फीरियर यानी कि जो कम इंटेलिजेंट हैं उनके पेरेंट्स उनके बच्चे भी कम इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसका क्या है रीज़न? क्या है इसका? इन्वायरमेंट है, नेचुरल निग्लेक्ट है, हेरिडिटी है, या फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है? बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी, अनुवांशिकता। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट शुड बी द गोल ऑफ अ टीचर, एक शिक्षक का गोल, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग, बच्चों का अधिगम में उनकी मदद कराए। अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल्स, अलग अलग तरह की अधिगम स्टाइल्स को और इंडिविजुअल डिफरेंस को जो समझता हो। ठीक है, डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, और उसने जो है सभी जो विकास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें स्किल्स और नॉलेज उसने ले रखी हो। बताइए। तो ये सभी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यही सारे गोल्स एक टीचर के होने चाहिए। उसको सारे विकास के सभी एरियाज़ में उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी स्किल होनी चाहिए। ठीक है, और उसको अधिगम के कई सारे स्टाइल्स पता होने चाहिए, और उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि किस बच्चे के साथ कैसे हमें डील करना है, और बच्चों की अधिगम में मदद करना, ये तो सबसे पहला उसका काम है ही टीचर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ टीचर, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है एक टीचर को अच्छी तरह से उसको परिभाषित करता है एक शिक्षक को? बताइए। हेल्प्स इन द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के उसके पढ़ाई की डेवलपमेंट में मदद करे। ठीक है, शैक्षणिक विकास में। हेल्प इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के उस बौद्धिक विकास में उसकी मदद करे। हेल्प्स इन द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के जो भावात्मक विकास है उसका, ठीक है, उसमें मदद करे, संवेगात्मक विकास जो है। ठीक है, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका जो है सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक टीचर को बच्चे के सभी तरह के विकास में उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पीपल हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग मोर पर्सनल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इफेक्ट या इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी. मतलब आजकल की लाइफ में जितने भी लोग हैं उन्होंने मतलब पर्सनल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब खुद के ही जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर रहे हैं. तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बताइए. इंक्रीज इन पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर, डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज या इंक्रीज इन नॉइज लेवल. तो बच्चों इसके जो आंसर है वो ये सभी हैं, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा वाहन होंगे उतना ज़्यादा शोर होगा, जितने ज़्यादा वाहन होंगे उतना ही ज़्यादा हवा जो है वो दूषित होगी, और जितना ही ज़्यादा वाहन चलेंगे उतना ही ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें कमी होगी. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में डैश क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स. यानी कि जो यंग लर्नर्स हैं उसमें कौन सी चीज़ है जो इंटरेस्ट क्रिएट करती है अधिगम में बताइए. मोटिवेशन, रिमेम्बरिंग, रिकॉग्निशन या फिर एवेल्युएशन. इसका सही आंसर है बच्चों मोटिवेशन. ठीक है. जो अभिप्रेरणा है वो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने में बहुत ही मदद करती है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू मोटिवेट अ स्टूडेंट. एक विद्यार्थी को मोटिवेट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं अभिप्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है. उसको रिवॉर्ड देना, कंप्लेंट्स टू हिज पेरेंट्स, न्यू बिहेवियर या रेगुलर होमवर्क. मतलब उसको रिवार्ड देते रहें हर बार. नहीं, एक दो बार आप रिवार्ड देंगे ठीक है, तीसरी चौथी बार से तो फिर वो उसका इंटरेस्ट इतना नहीं रहेगा. ठीक है. तो रिवार्ड इसका तो आंसर नहीं हो सकता. कंप्लेंट्स टू हिज पेरेंट्स, भैया अगर उसके पेरेंट्स उसके माता पिता से अगर कंप्लेंट करेंगे तो वो तो मोटिवेट क्या डिमोटिवेट और जाने क्या क्या ही हो जाएगा. उसके बाद न्यू बिहेवियर. हाँ, हम अगर बच्चे का जैसा भी उसका व्यवहार है या जैसा भी वो चेंज करके अपना व्यवहार जैसा भी वो दे रहा है, अगर उसको टीचर अप्रिशिएट करे तो बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहेगा. ठीक है. और रेगुलर होमवर्क, भैया रेगुलर होमवर्क हमें नहीं देना होता बच्चे को. होमवर्क दे दे के क्या मार दें बच्चे को. ठीक है. तो इसका सही आंसर होगा न्यू बिहेवियर. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस. तो नीचे एक लिस्ट दी गई है जिसमें जो इन्वेंटर्स की मतलब जिन्होंने आविष्कार किया है और इन्वेंशंस की या जो भी आविष्कृत हुई हैं चीज़ें, तो अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है. तो जेम्स वॉट मैकेनिकल बाइसाइकिल, जोसेफ एंड जैक्स एटीन मोंटगोल्फायर हॉट एयर बैलून, गैरेट ऑगस्टस मॉर्गन ट्रैफिक सिग्नल्स, वल्वर राइट एंड ऑविल राइट फ्लाइंग मशीन. तो बच्चों ये जो बी सी और डी ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल सही हैं. जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, तो इसीलिए यही आपका सही आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट देखना था. तो ऑप्शन नंबर ए सही है. लेकिन मैं आपको बता दूं जो जेम्स वॉट हैं उन्होंने मैकेनिकल बाइसिकल की इन्वेंशन नहीं की थी, बल्कि इन्होंने एक स्टीम इंजन की, ठीक है, एक स्टीम इंजन की जो है इन्वेंशन की थी 1765 में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. द एनिमल्स विच हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड विजिबल ईयर्स आर कॉल्ड. मतलब जिन जानवरों के पूरे शरीर पे बाल होते हैं और उनके कान दिखाई भी देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं. ओविपेरस, वाइविपेरस, एम्फीबियंस या फिर इनवर्टिब्रेट्स. तो बच्चों इसका सही आंसर है वाइविपेरस. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया इनमें से कौन नहीं परफॉर्म कर सकता है. हिबिस्कस, पपाया, मस्टर्ड या रोज. बताइए. तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पपाया. देखिए पपाया सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं कर पाता है क्योंकि ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. ठीक है. जो कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म नहीं कर पाता है क्योंकि इसके अंदर जो है एक ही सेक्स है. या तो इसके अंदर मेल पार्ट ही होगा या फिर इसके अंदर फीमेल पार्ट ही होगा. मेल पार्ट आप लोग जानते हैं बच्चों जिसको हम स्टैमन कहते हैं, और फीमेल पार्ट जिसको हम कहते हैं पिस्टल. ठीक है. तो इसके अंदर एक ही पार्ट प्रेजेंट रहता है, इस वजह से ये सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं कर पाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. हु टेक्स ऑल द डिसीजंस इन द हार्ट ऑफ एलिफेंट्स. यानी कि हाथियों के झुंड में कौन सारे डिसीजंस लेता है. बताइए. ओल्डेस्ट मेल, ओल्डेस्ट फीमेल, मिडल एज्ड मेल्स या फिर मिडल एज्ड फीमेल्स. बताइए. तो बच्चों जो हाथियों का झुंड होता है तो उसमें जो डिसीजन लेता है, जो फैसला लेता है तो लेती है वो कौन लेती है भैया. ओल्डेस्ट फीमेल. ठीक है. जो सबसे बूढ़ी मादा होती है, मादा हाथी होती है, वही जो है
सारे झुंड के डिसीजंस लेती है, और 14-15 साल तक के जो हाथी होते हैं वो तब तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्टिब्रेट्स आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो किसकी प्रेजेंस से पहचाने जाते हैं? चैम्बर्स इन देयर हार्ट, स्केल्स ऑन देयर बॉडी, नंबर्स ऑफ लिम्स या बैकबोन? बताइए बच्चे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैकबोन। जिन जानवरों की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, वो होते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग आउट इन द रेनी सीजन इन दिल्ली। मतलब मान लीजिए दिल्ली में बारिश हो रही है, मान के लीजिए आजकल तो मानसून का सीज़न ही चल रहा है, अब तो बारिश हो ही रही है। ये मानिए कि दिल्ली में बारिश हो रही है और बच्चों को बाहर जाने से रोकना है, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? कौन सा बेहतर तरीका आप लोग अपनाएंगे? बाई टेलिंग दैम दैट दे वुड गेट हर्ट, उनको ये बताएंगे कि उनको चोट लग जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, बाई टीचिंग दैम अबाउट वाटर बॉर्न डिजीजेस, उनको पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे। बाई वार्निंग दैम दैट दे वुड ड्रॉन इन वाटर, उन्हें चेतावनी देंगे कि भाई मत जाओ, नहीं तो तुम डूब जाओगे पानी में। या फिर उन्हें ये बताएंगे बाई टेलिंग दैम दैट दे वुड कॉट बाई मॉन्स्टर्स, या उन्हें मॉन्स्टर्स शैतान पकड़ लेंगे। बताइए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम उनको सच सच बताएंगे, झूठ क्या बोलना बच्चों से। उनको सच सच बताएंगे कि भाई जो पानी तुम बाहर जाओगे, जो वहाँ पे पानी है वो गंदा है और उससे आपको वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। पानी से होने वाले गंदे पानी से होने वाली बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ये बताना है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं। ऊर्जा देने वाले, कार्बोहाइड्रेट एंड रफेज, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, रफेज एंड फैट, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए, तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ, यानी कि सब्जियां और फल किसके अच्छे स्रोत हैं? मिनरल्स के, विटामिन एंड फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के, या कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन के? बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि भाई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ये सभी मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, विटामिन भी मिल जाते हैं और मिनरल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय फैट्स, यानी कि फैट से कौन सा जो फंक्शन है वो नहीं होता है? इंसुलेशन, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, हार्मोन सिंथेसाइजेशन, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी? तो इसका जैसा कि आंसर ऑप्शन देखने से ही आंसर इसका पता लग रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फैट्स ये विटामिन वाले कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड कॉज ओबेसिटी इन ए चाइल्ड। एक बच्चे में नीचे दी गई स्थितियों में से कौन सी स्थिति है जो बच्चे में ओबेसिटी का कारण बन सकती है, यानी कि मोटापे का? बताइए। साइकिलिंग वंस अ वीक, साइकिल करने से उसको ओबेसिटी हो जाएगी हफ्ते में एक बार साइकिल करने से? नो, ये तो नहीं हो सकता है इसका आंसर। गोइंग आउट ऑन अ पिकनिक रेयरली, मतलब कभी कभार पिकनिक पर जाने से उसको ओबेसिटी हो जाएगी? नो। ईटिंग होल ग्रेन बिस्किट्स एंड स्नैक्स, यानी कि साबुत अनाज जो होता है उसके बिस्किट्स और स्नैक्स खाने से उसको ओबेसिटी होगी? नहीं भाई। सिटिंग ऑन सोफा डेली फॉर आवर्स रीडिंग फेवरेट बुक्स, यानी कि वो बहुत देर तक सोफे पे बैठा ही रहे और अपनी जो फेवरेट बुक्स है उनको पढ़ता ही रहे। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाई बैठे बैठे तो मोटे हो ही जाएंगे ना बच्चे, इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों को खेलना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स डिसाइड वेदर दे विल फ्लोट ऑन और सिंक इन वाटर। इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये बताती हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो डूब जाएंगी या पानी पे तैरेंगी? बताइए। साइज एंड वॉल्यूम, साइज एंड टेक्सचर, मास एंड टेक्सचर, या फिर मास एंड वॉल्यूम? बताइए बच्चे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। जो मास एंड वॉल्यूम का जो रेशो होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं, है ना। तो जो डेंसिटी होता है यही डिसाइड करती है कि चीज़ डूबेगी या तैरेगी। अगर कोई चीज़ ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा डेंसिटी है उसमें, तो वो तो भाई डूब जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ लाइटर है, हल्की है डेंसिटी में, तो वो फ्लोट कर जाएगी, यानी कि तैरेगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट चांगपा। जो चांगपा जनजाति है ना लद्दाख की, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। दे लिव इन टेंट्स, वो टेंट्स में रहते हैं, हाँ सही बात है, टेंट्स में रहते हैं वो। द ओनली ट्रेजर्स ऑफ चांगपास आर देयर गोड्स, जो चांगपास का जो ट्रेजर है यानी कि उनका जो धन संपत्ति सब कुछ कह सकते हैं, तो वो उनकी बकरियां हैं, सही बात है, वो उसी से वो अपना रोजी रोटी कमाते हैं भाई। दे कीप देयर गोट्स इन अ शेल्टर मेड ऑफ स्टोन्स, हाँ वो अपना जो गोट है उनको स्टोन्स के घर में, पत्थर के घर में रखते हैं, हाँ जिसको हम लेखा कहते हैं ना, जो स्टोन हाउस होता है उसको लेखा कहते हैं, जिसमें बकरियों को रखा जाता है। दे ग्रेज देयर गोट्स ऑन लोअर ऑल्टीट्यूड्स विद मॉडरेट टेम्परेचर्स, वे अपनी बकरियों को लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे चराने के लिए ले जाते हैं, और वहाँ पे जो है जो तापमान है वो मॉडरेट रहता है। नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो मतलब ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही है क्योंकि उसमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, लेकिन वैसे जो वहाँ पे जो चांगपा जनजाति है वो बकरियों को हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, यानी कि जो सबसे ऊंची ऑल्टीट्यूड्स होती हैं वहाँ पर, और जहाँ पे बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, ठंडा तापमान होता है, वहाँ पर उनको चराने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो बकरियों के जो बाल होते हैं पतले पतले, जो हमारे जो एक बाल हमारे 6 बालों के बराबर होता है, तो उन्हीं के बालों से पश्मीना शॉल भी बनाई जाती है बच्चों, ठीक है। तो चांगपा कहाँ की जनजाति है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रास इज एन अलॉय मेड अप ऑफ। जो ब्रास है वो किसका अलॉय है, बताइए किससे बनता है? एल्यूमिनियम एंड आयरन से, सिल्वर एंड कॉपर से, कॉपर एंड जिंक से, या फिर लेड एंड टिन से, बताइए। इसका सही आंसर है कॉपर एंड जिंक। क्या है? कॉपर एंड जिंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट हैपेंड इन द कक्ष ऑन 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 को कच्छ में क्या हुआ था, बताइए। फ्लड, अर्थक्वेक, बॉम्ब ब्लास्ट, या गैस लीकेज? बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थक्वेक। भूकंप आया था कच्छ में 26 जनवरी 2001 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पोचमपल्ली इज अ स्पेशल क्लॉथ साड़ी वीव्ड बाय पीपल इन मुक्तापुर विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पोचमपल्ली इन। तो पोचमपल्ली जो है एक साड़ी है जो बुनकर बनाई जाती है मुक्तारपुर गांव में। तो ये गांव जो है, ये डिस्ट्रिक्ट पोचमपल्ली जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? बताइए कहाँ पर है। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में पोचमपल्ली साड़ियाँ जो हैं बुनकर लोग बनाते हैं, मुक्तारपुर गांव के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोहा इज अ क्लास थर्ड स्टूडेंट, क्लास थर्ड की स्टूडेंट है सोहा। शी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ग्रुप ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ जो चल रही थी उसके दौरान उसने ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सोहा डज नॉट शो द अचीवमेंट ऑफ कॉपरेशन इंडिकेटर इन हर। तो उसमें ये पूछ रहा है कि सोहा को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग वर्क फॉर हर सेल्फ एंड अदर ग्रुप मेंबर्स, सही बात है, खुद के लिए और ग्रुप मेंबर्स के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। टेकिंग टर्न्स टू कोऑर्डिनेट एंड शेयर इन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में कोऑर्डिनेशन भी करना चाहिए और शेयर जो टर्न जो है वो शेयर भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद ही पे टर्न रहे उसका। मेकिंग रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिसीजंस इन अ ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, एबिलिटी टू नेगोशिएट डिफरेंसेस एंड क्वेरल्स अमंग द ग्रुप मेंबर्स। हाँ, जो ग्रुप में लड़ाइयाँ हो रही हैं और जो भेदभाव हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, उनको नेगोशिएट करे, यानी कि उनको ख़त्म करने की कोशिश करे, ठीक है, इतनी क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि खुद के ही रूल्स बना रही है और ग्रुप में किसकी सुन नहीं रही है, तो ये जो है दूसरों पे जो अपना थोपना है डिसीजन, ये जो है उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही पूछा गया कि डज नॉट शो, ठीक है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए, दूसरों की भी सुननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अलका वांट्स टू मेक स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लोन्स एंड डेट फेस्ड बाय फार्मर्स। यानी कि जो किसान होते हैं, जो वो कर्जा ले लेते हैं और लोन ले लेते हैं, तो उनको क्या क्या दिक्कतें होती है उनको समझाती है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि क्या टीचिंग मेथडोलॉजी है, शिक्षण का कौन सा ये मेथड है जो उसे अपनाना चाहिए इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो रोल प्ले एक्टिविटी, लेक्चर मेथड, पजल्स, या फ्लैश कार्ड्स? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है रोल प्ले एक्टिविटीज़, ठीक है। रोल प्ले करके वो लोग इसे अच्छे से बेहतर टीचर उनको जो है समझा सकती है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैव अ स्पेशल टॉप लेवल इन।
जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो उनका उनके अंदर क्या टॉप लेवल का स्पेशल रहता है बताइए? क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन या डी ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि भैया वो जिज्ञासु भी बहुत होते हैं और वो क्रिएटिविटी भी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रचनात्मक होते हैं वो, एक्सप्रेशंस भी वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर होते हैं, ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, समावेशी शिक्षा जो पद्धति होती है उसके अनुसार एजुकेशन एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, यानी कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उनको स्पेशल टीचर्स के साथ स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, या फिर ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन सिमिलर क्लास इन डिफरेंट स्कूल शुड बी द सेम, ठीक है, और स्टूडेंट अंडर डिफरेंट बोर्ड शुड बी कंडक्टेड विद द सेम करिकुलम, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अरेंज्ड विद नॉर्मल चिल्ड्रन? बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अरेंज्ड विद नॉर्मल चाइल्ड। ये सबसे बेहतरीन आंसर है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ उनकी कक्षा को अरेंज कराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इफ ए चाइल्ड आफ्टर वॉचिंग एन एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रिवेंशन ऑफ डेंगू रेजेस द क्वेश्चन दैट व्हाई डज अ डेंगू मॉस्किटो नीड क्लीन वाटर फॉर इट्स ब्रीडिंग, देन इट शोज दैट, मतलब एक उसने एडवर्टाइजमेंट देखा बच्चे ने डेंगू को रोकने के लिए, तो वो ये क्वेश्चन करता है कि जो डेंगू मॉस्किटो है उसको साफ पानी की आवश्यकता क्यों होती है खुद को मतलब ब्रीड करने के लिए, इसको फैलाने के लिए? बताइए। तो ये क्या दिखाता है कि बच्चे के अंदर क्या है? द चाइल्ड हैज़ बीन एनकरेज टू बी क्यूरियस, द एडवर्टीजमेंट इज incomplete in information, the advertisement is beyond of child's understanding, the child doesn't want to follow the prevention rules and is just covering it up by asking the question। नहीं, तो जो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे सही है कि उसको जो है क्यूरियस होने के लिए एनकरेज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नलिनी फाइंड्स अ स्टूडेंट इन अ क्लास हु शोज एग्रेसिव बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम, इट इज़ अ साइन दैट द चाइल्ड इज। नलिनी ये देखती हैं क्लास में कि एक बच्चा है वो ज़्यादातर अपना जो है एग्रेसिव आक्रामक व्यवहार वो दिखाता है, तो बच्चे का ये क्या मतलब, ये क्या साइन है कि बच्चा कैसा है? इज द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कैच द अटेंशन, वो अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा है। चाइल्ड इज एग्रेसिव बाय नेचर, बच्चा मतलब नेचर से ही एग्रेसिव है, उसका व्यवहार ही ऐसा है। बच्चा हाइपर एक्टिव है या फिर बच्चा अंडर स्ट्रेस है? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडर स्ट्रेस। बच्चा जो है वो अंडर स्ट्रेस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, if a student in class 5th mimics the voices of birds heard in mountains in his last summer holidays, then he is said to be good at, मतलब एक 5th क्लास का बच्चा है और वो चिड़ियों की आवाज़ की मिमिक्री निकाल लेता है जो कि उसने अपनी पिछली गर्मियों की छुट्टी में उसने पहाड़ों पर सुन रखी थी। तो उस बच्चे के बारे में हम क्या कहेंगे कि तो वो किस में अच्छा है? क्यूरियसिटी में, प्रिडिक्टिंग में, एक्सप्रेसिंग में या फिर इम्प्रोवाइजिंग में? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि वो एक्सप्रेस करने में अच्छा है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर हमीद प्रेडिक्टेड दैट एन एम्प्टी स्टील प्लेट वुड फ्लोट बट अ स्मॉल आयरन नेल वुड सिंक इन वाटर। मतलब पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए हमीद ये बताता है, ये प्रेडिक्ट करता है कि जो एम्प्टी स्टील प्लेट है, जो खाली स्टील की प्लेट है, वो पानी पे तैरेगी, पर जो छोटी आयरन की लोहे की जो नेल है, कील है, वो जो है उसमें पानी में डूब जाएगी। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वो किस में अच्छा है? एक्सपेरिमेंटिंग में, एनालाइजिंग में, एक्सप्रेसिंग में या क्लासीफाइंग में? बताइए। तो वो एनालाइजिंग में अच्छा है, ठीक है, किस में अच्छा है? एनालाइजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 5 ईज? जो एनवायरनमेंट के 5 ई हैं उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन या फिर एस्टिमेट? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है एस्टिमेट। एस्टिमेट नहीं है, जो 5 वो होते हैं कंपोनेंट्स, वो होते हैं इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन
और होता है हमारा एलैबोरेट और होता है इवेलुएट, ठीक है। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवेलुएट एंड एलैबोरेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर को तैयार करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रिपेयरिंग द डिज़ाइन, राइटिंग द क्वेश्चंस, प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट या राइटिंग द मार्किंग स्कीम, बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिपेयरिंग द डिज़ाइन। किसी भी चीज़ को तैयार करने से पहले हमें उसकी डिज़ाइन प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें डिज़ाइन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक। मतलब ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है उसका इनमें से क्या कंपोनेंट, क्या इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? फन विद कलर्स, रिडल्स एंड पजल्स, ठीक है, ये तो उसमें होगा ही। पोएम्स, रियल लाइफ स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, ये भी होगा। गुड नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डेफिनेशंस, नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के क्या करना है, डेफिनेशंस याद करा के क्या करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट वाला फिर भी पढ़ लेते हैं, सर्वे, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ, डिस्कस, इमेजिन एंड राइट, डू दिस, ये करो वो करो, एंड फाइंड आउट टाइप्स ऑफ सेक्शंस। हाँ, तो ये तो होना ही चाहिए बुक में ये, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए और डेफिनेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द पर्पज ऑफ आस्किंग इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, हाउ इज इट टेल, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज टू। मतलब एक बच्चों से ये पूछने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है कि अगर जो पृथ्वी है वो एक मानचित्र की तरह गोल है, एक ग्लोब की तरह गोल है, तो फिर हम लोग गिरते क्यों नहीं हैं? ये पूछने का पर्पस क्या है, बताइए। Promote imaginative and thinking skills of students, assess students on knowledge about earth, make students understand the shape of the earth, promote the practical skills in students, बताइए। तो इसका सही आंसर है प्रमोट द इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू कीपिंग पेट्स एंड प्लेइंग विद देयर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि एक पेट्स के साथ, जो घरेलू जानवर होते हैं उनके साथ रहना और उनके साथ खेलना बच्चों के विकास में कैसे मदद कर सकता है, बताइए। इससे उसका सोशल फैसिलेशन होगा, उसकी सोशल अपब्रिंगिंग होगी, इसकी स्ट्रेंथनिंग होगी या फिर चैलेंजिंग होगी, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि उसका जो है व्यावहारिक फैसिलेशन होगा, ठीक है, व्यावहारिकता उसमें बढ़ेगी, उसकी मदद होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टडी द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स फाउंड इन बर्ड्स, ठीक है, इनको पढ़िए जो चिड़ियाओं में मिलती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडीज, हॉलो बोन्स, फेदर्स एंड विंग्स, पर्चिंग फीट एंड मूविंग नेक, बताइए। तो इनमें से बर्ड में क्या होता है जो कि उड़ने के लिए मदद करती हैं, बताइए। उड़ने के लिए कौन सी चीज़ उसकी मदद करती हैं चिड़िया की? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, उसकी बॉडी और उसके होलो बोन्स और फेदर्स और विंग्स, यही हमको उड़ने में मदद, यही हमें चिड़िया को उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। और फीट से और गर्दन से चिड़िया को उड़ने में कोई मदद नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ स्पीशीज एक्स ऑफ plants that grow in a huge number but is found only in the y part of India in the whole world, what type of species is it। मान लीजिए कोई प्लांट है जो बहुत नंबर में या बहुत बड़ी संख्या में वो उग रहा है, लेकिन वो एक ही जगह उग रहा है, पूरे विश्व के एक ही जगह में उग रहा है, तो ये कैसी तरह की स्पीशी है, बताइए। इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, एंडेमिक है या एक्सियोटिक है? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक वो स्पीशीज़ होती हैं, वो वाली स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक ही जगह पे पाई जाती हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे होती बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज एन इकोसिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रासेस, गोट्स, डियर्स, रैबिट्स, लाइन्स, सॉइल बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिकल components of this ecosystem is the secondary consumer। मान लीजिए एक इकोसिस्टम है, एक पारितंत्र है, ठीक है, जिसमें मतलब घास है, बकरियां हैं और हिरन है,
खरगोश भी है, शेर भी है, और मिट्टी के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हैं, और फंगस है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि इस पारितंत्र में जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो कौन है, बताइए। भाई देखो, घास है तो घास को गोट बकरी भी खा लेगी, हिरन भी खा लेगा और रैबिट भी खा लेगा, ठीक है। तो ये सब तो घास घास तो होगी प्रोड्यूसर, और गोट, डियर, रैबिट यानी कि बकरी, हिरन और खरगोश ये हो गए हमारे फर्स्ट कंज्यूमर, ठीक है, जो प्रोड्यूसर को खा रहे हैं। तो सेकंड कंज्यूमर कौन हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, सेकंड कंज्यूमर जो हुआ वो हुआ लॉयन, यानी कि शेर। शेर जो हो गया वो हमारा सेकंड कंज्यूमर हो गया। बाकी इसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फंजाई जो है वो हमारी लास्ट कंज्यूमर है, यानी कि थर्ड कंज्यूमर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन इज, इन सितु कंजर्वेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? जीन बैंक, सीड बैंक, बॉटनिकल गार्डन या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीना फील्स दैट इन रिसेंट टाइम्स हर फिजिकल एक्टिविटीज हैव इंक्रीज्ड एंड सो हर हर बॉडीज न्यूट्रिशनल डिमांड्स हैव आल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंगली। रीना ये महसूस करती है कि अभी इस रिसेंट टाइम में उसका जो एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो काफ़ी बढ़ गई हैं, जिसके लिए उसको जो है उसकी बॉडी को और भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो वो ज़रूरतें, जो उसकी जो डिमांड है वो उस नीड्स के अनुसार बढ़ गई हैं, बदल गई हैं। तो अब उसको किस किस फूड आइटम्स की ज़रूरत है ताकि उसकी बॉडी को वो नीड वो सेटिस्फाई कर सके? कौन सी डाइट उसको चाहिए? सिट्रस फ्रूट, बनाना, फिश, सिट्रस फ्रूट्स, पीज, नट्स, सीरियल्स, बनाना, बटर, बीन्स, पल्सेस या फिश, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि बॉडी बनाने में जो सीरियल्स, अनाज हैं, और जो केला है और जो बटर है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं बॉडी बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉमन टू बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन? मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर या कार्बन, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वाटर बॉडीज रिसीविंग ए हाई अमाउंट ऑफ सीवेज शो, मतलब जो वाटर बॉडीज होती हैं जिसमें भारी मात्रा में गंदा पानी मिल रहा है, सीवेज का पानी मिल रहा है, तो वो क्या दिखाता है? हाई बीओडी, लो बीओडी या फिर हाई डीओ या फिर नो इफेक्ट ऑन बीओडी एंड डीओ। तो इसका सही आंसर है बच्चों हाई बीओडी, ठीक है। क्या है सही आंसर इसका? हाई बीओडी, ऑप्शन नंबर ए। जो बीओडी होती है वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड, मतलब पानी गंदा हो चुका है तो उसको क्या है, पानी की वो ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउसेज बिलोंग टू टेम्पररी सेटलमेंट? कैंप्स, स्टिल्ट हाउस, हाउस मेड ऑफ कॉन्क्रीट, हाउसेज विद वॉल्स मेड ऑफ स्टोन्स, मड एंड लाइम। मतलब कि वो कौन सा घर है जो टेम्पररी सेटल किया जाता है, यानी कि कुछ देर के लिए ही, ठीक है। कैंप, तो इसका सही आंसर है कैंप, ठीक है। कैंप जो है वो कुछ देर के लिए बनाया जाता है, फिर उसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुड ही बी ट्रैवलिंग टू व्हेन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम औरंगाबाद? मतलब एक आदमी है जिसको घूमना और चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो वो बताइए वो कहाँ जा रहा होगा? अगर वो औरंगाबाद से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, बताइए। सिकंदरा फोर्ट, चिल्का लेक, यरकौड या फिर मुन्नार, बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो चिल्का लेक की तरफ जा रहा है, जो कि औरंगाबाद से कहाँ पे जा रहा है? उड़ीसा की तरफ। चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा की तरफ, ठीक है। उड़ीसा हमारे इंडिया के वहाँ पर है, ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउस बोट्स फाउंड इन केरला आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन श्रीनगर, मतलब जो केरला में जो हाउस बोट पाई जाती हैं वो श्रीनगर की हाउस बोट से बिल्कुल अलग होती हैं। तो दे आर यूजुअली, तो वो कैसी होती हैं? स्लो मूविंग होती हैं, फास्ट मूविंग होती हैं, स्टेशनरी होती हैं या फिर फिक्स्ड होती हैं, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लो मूविंग, वो धीरे चलती हैं, ठीक है। केरला में जो हाउस बोट्स होती हैं वो धीरे चलती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम? तो इनमें से कौन सा है जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है? कैरोसिन, पैराफिन, कोलतार या फिर एलपीजी, बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलतार, क्योंकि जो कोलतार है वो कोल से बनता है, ठीक है, पेट्रोलियम से नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। भारत की सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन कौन सी है? भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से हबीबगंज, राजधानी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से गुवाहाटी, युवा एच निज़ामुद्दीन से बांद्रा, या शताब्दी बेंगलोर से चेन्नई। बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से हबीबगंज। तो बच्चों ये जो हबीबगंज है ये कहाँ पर है बताइए। ये हबीबगंज है, ये है भोपाल में, ठीक है। और बच्चों आपको पता है इस ट्रेन की स्पीड क्या है? तो बच्चों लिख लीजिए, इस ट्रेन की स्पीड है 155 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 155 किलोमीटर पर आवर। मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी आ रही है इससे। चलिए, आप सुन तो रही हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर पॉल्यूशन ग्रेटली इफेक्ट्स आर। जो वायु प्रदूषण है वो हमारे किसको ज़्यादा अफेक्ट करता है? स्किन को, आई को, लंग्स को, या फिर इन सभी को? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि वायु प्रदूषण से देखिए हमारी स्किन भी खराब होती है, आईज भी खराब हो जाती हैं और फेफड़े तो खराब होते ही हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पब्लिकेशन ऑफ एनसीएफ रिकमेंडेड दैट एनवायरमेंटल स्टडीज बी टॉट एज एन इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर द एंटायर प्राइमरी स्टेज। बताइए किसने बताया था? एनसीएफ के कब एनसीएफ ने ये रिकमेंड किया था जो एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण शिक्षा है वो इंटीग्रेट कोर्स की तरह प्राथमिक स्टेज पर पढ़ाई जाएगी, पूरे प्राथमिक स्तर पे पढ़ाई जाएगी। बताइए, इंटीग्रेटेड कोर्स की तरह। तो इसका सही आंसर है एनसीएफ 2000, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू टीच अ सब थीम प्लांट्स अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लास थर्ड। मतलब प्लांट्स थीम, फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम के अंदर जो प्लांट सब थीम है उसको पढ़ाने के लिए, थर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कौन सा जो मेथड है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? बताइए। Bringing pictures of plant with labeled leaves, flowers and fruits in the classroom, first interacting with children and then going for a nature walk, pointing out the pictures of plants given in the book, going straight for a nature walk without any classroom discussion। तो बच्चों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों से पहले इंटरेक्ट करें और फिर उनको नेचर वॉक के लिए ले जाएं, ठीक है। ये बेहतरीन आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हु हैज़ डिफाइंड एनवायरमेंटल स्टडी एज द स्टडी ऑफ द थिंग्स एंड प्रिंसिपल्स दैट कीप इक्विलिब्रियम अमंग वारियस इकोसिस्टम्स। जॉन टुर्क, बर्नार्ड जे नेबल, सविंदर सिंह, या फिर मैक नॉटन। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्नार्ड जे नेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द ट्रू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये ऊपर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो पढ़ने हैं और उनमें से ये बताना है कि कौन सा है जो सही इसका उद्देश्य है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप विद ह्यूमन। सही बात है, एनवायरमेंट की बेसिक समझ बनती है और मानव का एनवायरमेंट से क्या संबंध है वो भी हम जान पाते हैं। अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड स्किल्स टू सॉल्व दैम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उनकी जागरूकता होती है और उनको सॉल्व करने की स्किल्स भी आती हैं। इन्फॉर्मिंग अबाउट द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द एनवायरनमेंट। हाँ, पर्यावरण के लिए काम कर रही जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में हमको पता चलता है। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए बच्चों, इसका जो देखिए ये सारे काम तो होते हैं लेकिन जो बच्चे के लिए है, जो मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों के लिए है वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। क्योंकि देखिए पर वातावरण के प्रति बच्चे को संवेदनशील बनाना है, ठीक है। उसको पता होना चाहिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता के हम छोटे बच्चे को हमें कुछ इतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इसका फोल्डिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग अ चाइल्ड इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट। सारी अवधारणाओं को समझने में चाइल्ड को मदद करता है। मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड टू मेक हिम और हर
स्टडी इंडिपेंडेंटली, मतलब जो बच्चों का जो व्यवहार है उसको बदलता है, उसको मॉडिफाई करता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो इंडिपेंडेंटली कर सके, स्वतंत्र रूप से कर सके। मॉडिफाई द नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड gained through the learning in the class, या फिर supporting a child in understanding the concepts which he or she is unable to understand independently। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इसका फोल्डिंग जो वाइगोस्की ने ये टर्म ब्लूम मतलब वाइगोस्की ने जो ये टर्म दिया था, बताया था इसका फोल्डिंग के बारे में, तो उन्होंने यही कहा था इसका फोल्डिंग का अर्थ ये है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो MQ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स के थ्रू उस चीज़ को समझ सकता है। तो यहाँ पे यही है कि अगर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट या कोई अवधारणा समझने में दिक्कत आ रही है तो एक टीचर उसकी मदद कर सकता है, ताकि वो अच्छे से समझ सके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होगी, इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। बच्चों क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ध्यान से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।